नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभम मिश्रा, आपके साथ चले करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की सबसे हॉट सीट रही पूर्णिया के रुपौली में कल विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग होनी है, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। पूर्णिया कॉलेज से सभी मतदान कर्मियों को ईवीएम के साथ बूथों की ओर भेजा जा रहा है। रुपौली में कल की वोटिंग के लिए कुल मिलाकर 321 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 120 बूथ को अति संवेदनशील माना गया है। सभी बूथों पर सीएपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि उपचुनाव में कुल मिलाकर 11 प्रत्याशी चुनावी रणभूमि में हैं। बुधवार को बिहार के रुपौली विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग है। वोटिंग की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा से लेकर मतदान तक के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वो लोगों का रूट मार्चेस और एलआरपी शुरू हो गए हैं। फुट पेट्रोलिंग और मोबाइल पेट्रोलिंग भी जारी है और खास करके जो इलाका ट्रबल्ड है। रुपौली विधानसभा का उपचुनाव कोई आम चुनाव भर नहीं है। भले ही रुपौली से एनडीए की ओर से कलाधर मंडल और इंडिया अलायंस से बीमा भारती चुनाव लड़ रही हों, लेकिन ये चुनाव सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। लोकसभा में पेट नहीं भरा इससे, तब विधानसभा चुनाव लड़वा दिया। आरोप है कि लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू से आई बीमा भारती को पूर्णिया से चुनाव लड़ाने के लिए लालू प्रसाद ने पप्पू यादव को बेटिकट करा दिया था, लेकिन बीमा भारती लोकसभा का चुनाव तो हारी ही जमानत तक बचा नहीं पाई। अब जबकि बीमा भारती रुपौली विधानसभा उपचुनाव में अपनी पुरानी सीट बचाने की लड़ाई लड़ रही है, तो इंडिया अलायंस की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव तक ने चुनाव जिताने के लिए जी जान लगा दिया है। तो इस बार बिहार का भी इंडिया जो है, बिहार का जीतेगा। रुपौली विधानसभा का उपचुनाव सीएम नीतीश कुमार के लिए भी बहुत मायने रखता है। नीतीश कुमार ने 2010 से लेकर 2020 तक बीमा भारती को 3 बार जेडीयू से चुनाव लड़वाया, मंत्री तक बनाया, लेकिन सांसद बनने के चक्कर में बीमा भारती नीतीश कुमार का साथ छोड़कर आरजेडी में चली गई। इसका मलाल नीतीश कुमार को अब तक है। हम उसको तो राज्य सरकार में मंत्री तक भी बनाए, उसको पहले उसको कुछ बोलने नहीं आता था और तब भी हम उसको आगे बढ़ाए। इतना हम सबको इज्जत देते रहे। देखिए, हमको कोई छोड़ के भागता है तो गड़बड़े नंबर है। अब रुपौली की जनता बीमा भारती पर भरोसा करती है या फिर नीतीश कुमार के उम्मीदवार कलाधर मंडल पर? ये 13 जुलाई को पता चलेगा, जब वोटों की गिनती पूरी होगी। फिलहाल सबको बुधवार को होने वाली वोटिंग का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ओडिशा कैडर के रिटायर्ड आईएएस मनीष वर्मा की राजनीति में एंट्री हो गई है। जेडीयू ऑफिस में मनीष वर्मा ने औपचारिक रूप से जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की मौजूदगी में मनीष वर्मा ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। सदस्यता ग्रहण करने के बाद मनीष वर्मा ने कहा है कि ईश्वर ने जो भी क्षमता दी है उसे जेडीयू के विकास में जरूर लगाऊंगा। नीतीश कुमार के भरोसेमंद और पूर्व नौकरशाह मनीष वर्मा मंगलवार को ऑफिशियली जेडीयू के सदस्य बन गए। मनीष वर्मा ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। जेडीयू का सदस्य बनने के बाद मनीष वर्मा ने कहा कि ईश्वर ने जो भी क्षमता दी है उसे जेडीयू के विकास में लगाऊंगा और पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे बखूबी निभाऊंगा भी। मैं अपना योगदान देकर के यदि उस परिवार में मैं शामिल होकर के कुछ कर सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के रहने वाले मनीष वर्मा उनके काफी खास माने जाते हैं। मनीष वर्मा 2000 बैच के एक तेज तर्रार आईएएस ऑफिसर के तौर पर अपनी छाप छोड़ चुके हैं। ओडिशा में 12 साल तक काम करने के बाद वो साल 2012 में 5 साल के लिए डेपुटेशन पर बिहार आए।
इस दौरान इन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, यहाँ तक कि पटना के साथ साथ पूर्णिया के भी डीएम रहे। जब वापस ओडिशा जाने की बात हुई तो मनीष वर्मा ने वीआरएस ले लिया। नीतीश कुमार के लिए मनीष वर्मा की अहमियत को इसी बात से समझा जा सकता है कि वीआरएस लेते ही मनीष कुमार वर्मा को बिहार सरकार में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सदस्य मनोनीत कर दिया गया और बाद में मुख्यमंत्री का अतिरिक्त परामर्शी भी नियुक्त किया गया। एक बात तो समझने वाली है, जब से आरसीपी सिंह गए, वह भी नीतीश कुमार के स्वजातीय थे और उत्तर प्रदेश कैडर के वह आईएएस हुआ करते थे। उनके जाने के बाद से यह कयास लगाया जा रहा था कि कौन व्यक्ति जो ऐसा होगा जो नीतीश कुमार की जो लीगेसी है उसको संभाल सकेगा। मनीष वर्मा भले ही अब तक राजनीतिक तौर पर बहुत सक्रिय भूमिका निभाते नहीं दिखे हों, लेकिन नीतीश कुमार के साथ कई मौकों पर उन्हें देखा जाता रहा है। खासकर नालंदा में जब भी नीतीश कुमार जाते हैं, मनीष वर्मा उनके साथ दिखते हैं। मनीष वर्मा की जेडीयू में क्या भूमिका होगी, इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। निश्चित रूप से इनके इस अनुभव का फायदा बिहार के बाहर भी, बिहार में भी और बिहार के बाहर भी संगठन को बढ़ाने में, पार्टी को मजबूत करने में, आने वाला जो चुनाव है उसमें। आने वाले दिनों में मनीष वर्मा की राजनीतिक अहमियत कितनी बढ़ती है, नीतीश कुमार और जेडीयू के लिए आगे उनकी क्या भूमिका रहती है, इसको लेकर कई तरह की कयासबाजी भी चल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन्हें संगठन में जगह देते हैं या फिर आने वाले समय में चुनावी मैदान में उतारते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं ओडिशा कैडर के रिटायर्ड आईएएस मनीष वर्मा की राजनीति में एंट्री हुई है। जेडीयू ऑफिस में आयोजित मिलन समारोह में मनीष वर्मा ने औपचारिक रूप से जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सदस्यता ग्रहण करने के बाद मनीष वर्मा ने कहा कि वे खुद को राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं और ईश्वर ने जो भी क्षमता दी है उसे जेडीयू के विकास में लगाने की बात कही और साथ ही साथ पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका भी बखूबी निर्वहन करने की भी बात कही। मनीष वर्मा से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। की शुरुआत कर रहे हैं मनीष वर्मा, जेडीयू में शामिल हो गए। सर, एक आईएएस अधिकारी से अपने कैरियर की शुरुआत की। जो पब्लिक सर्वेंट के रूप में सरकार की जो नीतियां होती है उसको इम्प्लीमेंट करता है, सरकार के लिए नीतियां प्रपोज भी करता है, जब सरकार द्वारा अनुमोदित हो जाती है तो उसको लागू करता है। तो इस तरह का काम एक पब्लिक सर्वेंट का है। लेकिन जो आगे की यात्रा, जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता की यात्रा है, वो है जनता के बीच में जा करके जनता की आवश्यकताओं को समझना, उनसे जुड़े रहना, उनके दुख सुख में काम देना और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप पॉलिसी बनाना। तो कभी आपने सोचा था क्या कि अधिकारी से कभी राजनीति में जाना पड़ेगा? देखिए, मेरे जीवन में जो भी घटनाएं होती है वो ईश्वर प्रदत्त होती है। मुझे पता नहीं था कि मैं बिहार में आऊँगा, मुझे पता नहीं था कि मैं जिलाधिकारी पटना का बनाया जाऊंगा, मुझे पता नहीं था कि मैं बिजली कंपनी में काम करूंगा, मुझे कहाँ मालूम था कि मैं माननीय नीतीश कुमार जी के साथ सेक्रेटरी के रूप में काम करूंगा। तो ये संयोग है, ये जीवन में मेरा संयोग है और मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का अपॉर्चुनिटी मुझे दिया। मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये कब ऐसा हुआ मनीष जी कि जब आपको लगा कि राजनीति में आनी चाहिए? क्या आपने जब आईएएस से रिटायर मतलब वीआरएस मैं शुरू से भी जब भी कलेक्टर रहा हूँ या जहाँ भी रहा हूँ, हमेशा जनता के लिए काम किया हूँ, हमेशा जनता के लिए पॉलिसी बनाई, उसको इम्प्लीमेंट किया और मेरी कोशिश रही है कि एज ए जिलाधिकारी कि जनता का काम कैसे हो, उनका जो मेरा दुख दर्द है उसको मैं कैसे कम कर सकूं। आपको लेके कई तरह की चर्चा है, कुछ लोग आपको राजनीतिक उत्तराधिकारी बता रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि आपको बड़ा पद दिया जाएगा, क्या कुछ ऐसी बातें हैं क्या? देखिए, मैंने एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पे सदस्यता ग्रहण की है। जो पार्टी का नेतृत्व जो फैसला लेगा मेरे लिए, मेरी क्षमताओं को, मेरी उपयोगिता को देखते हुए जो वो फैसला लेंगे मेरे लिए सिरोधार है और मैं अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन यदि दे पाऊं तो मेरे लिए गौरव की बात होगी। जहां तक उत्तराधिकारी का सवाल है तो लोकतंत्र में उत्तराधिकारी वगैरह होते नहीं,
लोकतंत्र में जनता चुनती है, जनता बनाती है नेता, और जनता को जो लगता है वो करती है। तो किसी भी हालत में उत्तराधिकारी होने का कोई ये सवाल ही नहीं। एक आखिरी सवाल है सर, अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, चूंकि आज आप ज्वाइन किए हैं तो बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हैं। मैं सभी कार्यकर्ता जो बिहार के कोने कोने से आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत दिलों की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं। मैं बहुत इमोशनल हूं कि इतने बड़ी संख्या में दूर दूर से आकर के वो इस कार्यक्रम में आए। कई लोग न्यूज़ सुन करके आए हैं, ऐसे ही सुना करके इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझसे जो कुछ भी बंद पड़ेगा उनके लिए करने की कोशिश करूंगा। तो ये थे मनीष शर्मा, जिन्होंने कई सारे सवालों का जवाब दिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि जो चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उत्तराधिकारी को लेकर, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। लोकतंत्र है और लोकतंत्र नहीं, राजशाही नहीं है कि जिसमें किसी को थोपा जाए। जाहिर सी बात है, उन्होंने अपना विजन में क्लियर कर दिया कि जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी उसका वो पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और बिहार दारोगा भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने परिणाम घोषित कर दिया। 1275 अभ्यर्थियों को दारोगा पद पर सफलता मिली है। 450 महिला अभ्यर्थी दारोगा बनी हैं। वहीं बिहार में पहली बार ट्रांसजेंडर दारोगा बने। 3 ट्रांसजेंडर दारोगा बने हैं। 2022 में मधु भागलपुर से पटना आई थी और विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष कर दारोगा के पद पर चयनित हुए हैं। मधु के पिता नहीं हैं, लेकिन मां की साहस के बल पर दिन रात मेहनत कर मधु आज बिहार पुलिस की महत्वपूर्ण सदस्य बन गई हैं। अपनी सफलता से और कामयाबी से खुश मधु बतौर दारोगा ट्रांसजेंडर के लिए बहुत सारा काम करना चाहती हैं। मधु ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता के साथ साथ गुरु रहमान को भी दिया है। मधु से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने आज दारोगा भर्ती परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया है और परीक्षा फल जो निकला है उसने एक इतिहास भी बना दिया है। पहली दफा दारोगा पद के लिए 3 ट्रांसजेंडर जो है उनकी बहाली हुई है। एक ट्रांसजेंडर जो है मधु इस वक्त हमारे साथ हैं और निश्चित तौर पर इनके लिए कितनी बड़ी सफलता है हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कितना संघर्ष इन्हें करना पड़ा आज इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। मधु, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। बिहार सरकार में दारोगा बन गई हैं। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? पहली प्रतिक्रिया यही होगी सर कि आज तक ट्रांसजेंडर को सब लोग ये देखे कि मतलब कुछ की दिक्कत के लिए रोना कि मेरे को ये नहीं है, मेरे को वो नहीं है, मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को आज मैं फर्स्ट टाइम और मुझे सौभाग्य मिला मेरे गुरुजी के सानिध्य से कि मैं आज अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर रही हूँ। ये समाज ने एहसास करा और इसी एहसास की वजह से मैं ठान ली थी कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना है कि इन लोग बोले कि ठीक है आई एम फ्रॉम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, लेकिन आई एम डिफरेंट, मैं उनसे थोड़ा अलग, मैं बिलोंग करती हूँ उससे। ये नहीं है मैं कहूँगी कि मैं बिलोंग नहीं करती ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से, लेकिन मैं अलग हूँ, बस ये कहे। अप्लाई और मैंने उसी वक्त सारा किताब कॉपी कलम सब कलम के साथ साथ उसका एडमिशन कराया, एडमिशन लिए और एडमिशन लेके पढ़ाना मैंने शुरू किया। तो उसमें एक मधु थी, मधु के साथ एक रोनित और बंटी। तो रोनित और बंटी के चेहरे पर दाढ़ी या मूंछ था तो मैं कन्फ्यूज किया, तो वो लोग ट्रांसमेन थे और ये ट्रांसवुमेन है। तो उसके बाद पढ़ाया और पढ़ाने के बाद मैंने देखा कि इन लोग में सिंसियरिटी थी। मैं डांटता भी था। एक बार मधु 6 महीना के लिए गायब हो गई। 6 महीना के लिए गायब हुई तो मैं कहा कि मैं इतना दिन से सींच रहा था, तो गायब हो गई तो पता चला कि सर्जरी कराने चली गई थी दिल्ली और उसी में ये दिक्कत थी। तो इसी बीच में इसका रिजल्ट हो गया एक्साइज सिपाही में, लेकिन एक्साइज सिपाही में रिजल्ट हो गया तो चूँकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा सर्जरी में हुआ था तो फिजिकल नहीं कर पाई, तो फिजिकल नहीं कर पाई। तो उसके बाद मैंने कहा फिर आई तो हम कहा घबरा मत, अब पढ़ना शुरू करो। और पढ़ी और बजरंगबली कृपा से आज मंगलवार है और बजरंगबली हमारे इष्ट देव हैं और ये बजरंगबली ने हमको बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। और मैं कहूँ कि ट्रांसजेंडरों ने, चाहे वो वीरा यादव हो, अनुप्रिया हो या मधु हो, रोनित हो, बंटी हो, ये लोगों ने हमें किसी तरह का, मैंने इन लोगों के साथ कुछ नहीं किया, अभी तो इन लोगों ने हमारे साथ एहसान किया है। क्योंकि केरला में एक सिपाही थी ट्रांसजेंडर, लेकिन बिहार में अब पूरे भारत में कहीं भी कोई सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित नहीं हुआ था। निश्चित तौर पर आज एक नए अध्याय का सृजन हुआ है और उस अध्याय के सृजन में कई पात्र हैं। मधु उनके साथी तो हैं ही और सबसे बड़ी बात गुरु रहमान भी इसके एक अहम पात्र हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और इसी बीच गया से आपको बड़ी खबर बताएं, अस्पताल में भर्ती बाल कैदी फरार हो गया। मगध मेडिकल अस्पताल से फरार, डायरिया की शिकायत पर भर्ती किया गया था। 6 साल के बाल कैदी को वहां पर भर्ती किया गया। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है कि आखिर ये बाल कैदी कहां भाग कर गया है। आपको बता दें कि डायरिया की उसे शिकायत थी और इसीलिए उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन वो वहां से फरार हो गया, भाग गया। और देश भर में चर्चित नीट पेपर लीक मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम गया पहुंची और जेल में बंद आरोपी शिवनंदन के घर पर परिवार वालों से पूछताछ की गई है। जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर गई है। पेपर लीक मामले में जेल में बंद आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची हुई थी और कुछ ही घंटों के बाद सीबीआई की टीम वापस चली गई। शिवनंदन कुमार पर 40 लाख रुपए लेकर नीट एग्जाम में सफल होने के लिए माफियाओं के साथ मिलकर काम करने का आरोप है। सीबीआई की टीम ने आज बिहार से 2 गिरफ्तारी की है, गया से 1 और नालंदा से दूसरी गिरफ्तारी की गई है। पटना के सीबीआई कार्यालय से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। कांड में सीबीआई के सूत्रों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीआई की टीम ने इस पूरे मामले में और कार्रवाई की है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके अनुसार जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं उनकी गिरफ्तारी नालंदा और गया जिले से की गई है। एक जो अभ्यर्थी है वो पकड़ा गया है, जबकि दूसरा आरोपी जो है वो अभ्यर्थी का पिता बताया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जो क्लू मिले हैं, दरअसल इस पूरे मामले में सीबीआई की टीम हजारीबाग गैंग के अलावा कई और लोगों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है और इनसे जो क्लू मिल रहे हैं उस आधार पर सीबीआई की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कार्रवाई के तहत 2 आरोपी और गिरफ्तार किए गए हैं। तो जो नंबर ऑफ अरेस्टिंग है वो भी बढ़ रहा है और जो बाकी के जो आरोपी जिन्हें रिमांड पर सीबीआई की टीम लेकर पूछताछ कर रही है उनसे कई क्लू मिले हैं और उस आधार पर, क्योंकि अभी भी सबसे बड़ी चुनौती मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की गिरफ्तारी है, रॉकी की गिरफ्तारी है और सीबीआई उन तक पहुंचना चाहती है। बाकी के जो एक्यूज पकड़े गए हैं जिनसे जो इनपुट मिल रहा है उस आधार पर कार्रवाई चल रही है और देखना होगा ये जो चुनौती है उसको सीबीआई की टीम कब तक खत्म कर पाती है, यानी संजीव मुखिया और रॉकी कब तक सीबीआई के शिकंजे में आते हैं। लेकिन फिलहाल सीबीआई की टीम इस पर लगातार काम कर रही है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी सीबीआई की टीम लगातार कर रही है, पूछताछ चल रही है। देखना होगा आने वाले दिनों में सीबीआई की टीम को आखिर कौन सी और सफलता मिलती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 सीबीआई ऑफिस पटना। और शिक्षा विभाग की एसीएस की सख्ती के बाद राजधानी के कन्या मध्य विद्यालय राजभवन में उपस्थिति पर खासा असर देखने को मिला है। साथ ही छात्राएं भी अब से समय से स्कूल पहुंचने लगी है। 3 दिन पहले इस स्कूल की छात्राओं को एसीएस सिद्धार्थ ने स्कूल के समय बेली रोड में यूनिफॉर्म में पकड़ा था और जिसके बाद सवाल उठने लगे। न्यूज़ 18 की टीम जब इस स्कूल में पहुंची तो छात्राएं समय से उपस्थित नजर आई। स्कूल के हेडमास्टर भी मानते हैं कि उस वाकये के बाद बहुत सारे बदलाव आए। छात्राओं की आदतों में सुधार होने से 75% तक उपस्थिति बढ़ गई है। कन्या मध्य विद्यालय राजभवन का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। क्या लेट लेकर आया है? बड़ा लेट लेकर आया। लेट हो गया क्यों? अगले 25, 30, 35 जब तक भगवान मुझे बचा के रखे उनको अपने साथ लेके मैं जीना चाहता हूं और इसी वजह से मैं मां के संस्था के साथ साथ आज एक संस्था अपने भाई के नाम पे, अपने स्वर्गीय भाई के नाम पे आप लोगों के बीच इस गांव में मैं लेके आया हूं। इसका शुभारंभ होना है तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे वॉलंटियर से, नवनीत से, जो भी यहाँ हैं, सबसे पहले वो इस लोगों को इसका पेपर निकालें और विलंब 2-3 लोग आके, ताकि हमारे जो भी यहाँ आए हुए हैं वो इस संस्था के बारे में उनका नाम क्या रखा है वो देख पाए। समय की कमी है, थोड़ा आप लोग और एक डाइस के आगे से निकालिए आप।
क्षमा करेंगे। मेरी ये इच्छा थी कि मैं आप सबों के बीच इस संस्था को, अब किसी को नहीं पता है कि इस संस्था का नाम क्या है, मेरे भाइयों को भी नहीं पता है, मैं खुद अकेला और बनाने वाला। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।